हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना का कहर इस कदर है कि लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। कोरोना के चलते पूरे देश को 3 मई तक लॉकडाउन किया गया। आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 29,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 6,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 900 से ज्यादा लोगों को अब तक उनकी मौत हो चुकी है। ये एक दुखद खबर भी है। हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में कोरोना का संक्रमण का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार की टीमें पूरी शिद्दत से कोरोना को हराने में जुटी हुई हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीता जा सकेगा। लेकिन यह जंग कैसे जीती जा सकेगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको यह बता दें कि देश भर के अंदर कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ी है। 29,000 के पार अब कोरोना संक्रमित मरीजों का यह आंकड़ा पहुंच चुका है और अब तक इस घातक वायरस की वजह से 934 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 300 के पार कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और 213 मरीज इलाज के बाद अब तक ठीक हो चुके हैं। और चलिए जरा इन्हीं चीजों को समझ लेते हैं। आप एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में अब से जुड़ने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवा दें हम उनसे। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज वत्स आपका कार्यक्रम में। जरा इस बात को लेकर के हम समझ रहे हैं कि देश भर के अंदर आज जो स्थितियां हैं, आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं। देश भर के हमने आंकड़े दिखाए, प्रदेश के हमने आंकड़े दिखाए, लेकिन इन आंकड़ों से अब हमें क्या सीखने की और जरूरत है, कितना चिंता करने की जरूरत है। लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के हम कगार पर आते जा रहे हैं। अब हम आंकड़ों के लिहाज से अगर समझें तो कितना यह महत्वपूर्ण वो फेज है। अब लोगों के जहन में भी सवाल यह आ रहा है कि लॉकडाउन क्या आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। इस बात को लेकर के एक बार फिर से लोगों के जहन में वो सवाल उठने लगे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कई दिनों से आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी बार बार देता रहा हूं कि हरियाणा की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन दिल्ली के बढ़ते हुए केसेस के कारण हरियाणा को भी खतरा है। क्योंकि हरियाणा का जो NCR का जो एरिया है वो उसको दिल्ली के तीनों तरफ से है। आप देखिएगा, यहाँ से पानीपत सोनीपत से आ जाइएगा, इधर आप झज्जर रोहतक देख लीजिएगा, इधर आप गुड़गांव और इधर आपका फरीदाबाद से जुड़ा हुआ पलवल और आपका मेवात। और आप देख रहे हैं कि जो केसेस का सर्ज आया था वो दिल्ली के ही जमात से निकल के पूरे हरियाणा में ज़्यादा केसेस फैले थे, उससे पहले बहुत कम थे। और अब जो भी आंकड़े आ रहे हैं, नए आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो झज्जर से आ रहे हैं, चाहे सोनीपत से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो जो पानीपत से आ रहे हैं वो आंकड़े उनका कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों से संबंध है। कारण ये है कि NCR में बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते हैं और वापस अपने अपने जिलों में, हरियाणा के जिलों में रहने के लिए आते हैं। और वाइसा वर्षा ऑल्सो कि दिल्ली में बहुत सारे लोग, लाखों लोग रहते हैं जो NCR के एरिया में अपने काम के संबंध में आते हैं। तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन, जैसी रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत दी जा रही है उसके कारण से ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और अदरवाइज जो है हरियाणा की स्थिति काफ़ी बेहतर है। कुछ अपडेशंस हैं जो अभी साइट्स पर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे सुनने में आया कि गुड़गांव में 4 डेथ्स उससे हुई है कोरोना के। अब कोरोना से हुई है कि नहीं हुई है, पर वो कोरोना पॉजिटिव केसेस की डेथ हुई है, उसके बारे में अथॉरिटीज का कहना डिफरेंट है। लेकिन वो कोरोना से इफेक्टेड लोगों की डेथ हुई है, 4 हुई हैं। झज्जर के 5 केसेस रिपोर्ट कर रहा है मीडिया, लेकिन इसमें जो लिस्ट हमारे पास है उपलब्ध है उसमें सिर्फ 1 केस उसमें दिखा रहे हैं। इसी तरीके से सोनीपत के भी कुछ केसेस का आंकड़ा आगे पीछे हो रहा है। बावजूद उसके आप देखिएगा कि 1% केसेस, पूरे देश के 1% केसेस ही हरियाणा में हैं। और जो स्थिति अगर हम देख रहे हैं तो उस स्कैटर्ड केसेस मिल रहे हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं। यानी मान लो आज जैसे 5 का आंकड़ा अगर दिखाई दे रहा है तो उसमें से आपका 1 केस अंबाला का है और 2 केस आपके सोनीपत के हैं और 1 केस आपका फरीदाबाद से आया है नया और 1 केस इसमें आपको झज्जर से दिखा रहे हैं। तो यानी इक्का दुक्का केसेस आप एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आप मान के चलेंगे।
तो ये यानी कि खतरा स्थिति हरियाणा को सबसे पूरी ज्यादा तरह से देश की बहुत ही राजधानी से बढ़िया- है, दिल्ली से ज्यादा खतरा है हरियाणा को। और इसका एक जो कहा गया था हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से कि आप दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनसे ज्यादा खतरा है, तो इसलिए आवाजाही को हमें बहुत हद तक रोकना चाहिए। क्या ये एक कारगर कदम है? देखिए, दो चीजें मैंने ध्यान में लाया था आपके चैनल के माध्यम से। एक चीज मैं लेके आया था कि देखिए, सब्जी मंडी जो आपकी है, अब वो जो सब्जी मंडी है दिल्ली की, वो जो बहुत मशहूर सब्जी मंडी है, उसमें पहले बाकी देश के वहां पे सब्जियां आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, और फिर वहां से हरियाणा के विभिन्न भागों में आ रहे हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ साउदर्न और नॉर्थर्न पेरिफेरल एरियाज हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनको दिल्ली में आए बगैर ही पूरे जिलों की जो सब्जियां हैं उसका जो पूर्ति है वो बगैर दिल्ली में आए हुए वहां से ये सीधे सीधे हमारे शहरों में पहुंचे। दूसरा ये है कि जो पासिस दिए जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं या दिल्ली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, अगर वहां खुल गए हैं तो उसके बहुत सारे लोग गुड़गांव में एनसीआर एरिया में रहते हैं। अगर मान लो उनका आना जाना बना रहेगा, उनकी व्हीकल्स को आने जाना अलाउड रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से ये हम सीलिंग ऑफ इसको कैसे इंश्योर करेंगे? इसका तरीका तो ये हो सकता है कि जो एनसीआर में जो लोग रहते हैं, लेकिन अब जो इस समय दिल्ली में उनको काम करना पड़ रहा है, तो जब तक ये लॉकडाउन पूरी तरह से रहेगा तब तक उन लोगों से ये अनुरोध किया जाए कि वो दिल्ली में ही अपना आश्रय रखें। ठीक है, अगर उनको वहां काम करना तो वहीं पर रहें, और इसी तरीके से अगर एनसीआर के कुछ लोगों को गुड़गांव में या इसमें रहना है तो दिल्ली के लोग आके फिर यहीं आना जाना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, आना जाना बंद करना पड़ेगा, सील तो करना ही पड़ेगा बॉर्डर को। बिल्कुल, इतना काम करना होगा। खैर, हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ भी सीधे जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। जरा गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर को लेकर के जो अभी तक जानकारी मिल रही है, अपडेट भी ले लेते हैं। मनोज, क्या अभी जानकारी है? देखिए शुभेंदु, गुरुग्राम जो दिल्ली बॉर्डर की सीमा है उसे पूरी तरह सील कर दिया गया है। हालांकि जो झज्जर में एक केस आया था कि वहां से कोई आड़ती था वो संक्रमित पाया गया था, क्योंकि वो दिल्ली आजादपुर मंडी से सब्जियों का जो है वो लाना ले जाना कर रहा था, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जो बॉर्डर है उसको पूरी तरह सील कर दिया है, ताकि कोई भी दिल्ली से व्यक्ति यहाँ पहुंचकर यहाँ पे संक्रमण ना फैला सके। जी शुभेंदु। लेकिन इसमें हमें जानकारी ये मिल रही थी बहादुरगढ़ से, मनोज, के बहादुरगढ़ में एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को भी पूरी तरीके से रोक लगा दी है। वहां हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को भी अब बहादुरगढ़ में नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर क्या स्थिति है? देखिए, गुरुग्राम में अगर हम गुरुग्राम की बात करें शुभेंदु, तो यहाँ पर अभी हालात सामान्य हैं। जरूर यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से कोई केस नहीं आया और एक मरीज भी ठीक होकर जा चुका है, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज बदस्तूर जारी है, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और जितना उनको तैयारी रखनी चाहिए इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानियों से बचाया जा सके। जी शुभेंदु। लेकिन अभी तक क्या और जानकारी मिल रही है? प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में बात की गई है? जब ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को लेकर के अलग से कोई पॉलिसी है? क्योंकि बहुत हद तक जो लोग हैं दिल्ली से वो गुरुग्राम की तरफ आते हैं और गुरुग्राम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली की तरफ जाते हैं। तो इस आवाजाही को कम करने के लिए, क्योंकि देखा भी गया था कि बीते रोज नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी ऐसा ही कदम उठाया गया था कि दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को रोक लगा दी गई थी उन पर, तो क्या इसको लेकर के अलग से कोई नीति भी तैयार की गई? देखिए शुभेंदु, अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा, लेकिन जरूर जो सील है, जो बॉर्डर जो सीमावर्ती एरिया है, उसको जरूर अब सख्ती से वहां पे पालन किया जा रहा है। जो लगातार लोग बिना बात के ही मूवमेंट पास बनवा के कभी दिल्ली या दिल्ली से गुड़गांव आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सख्ती से रोका जा रहा है, उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है कि कहीं कोई दिल्ली से संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित मरीज यहाँ आकर संक्रमण को ना फैला सके। जी शुभेंदु। चलिए ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं जरा डॉक्टर पंकज वत्स का रुख कर रहा हूँ। डॉक्टर पंकज वत्स, ये हम लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आवाजाही अगर ज्यादा हो रही है तो उससे प्रभाव भी पड़ रहा है और इसी को लेकर के नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी एक्शन लिया गया था। आपको लगता है कि जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर हम बॉर्डर पे बहुत ज्यादा सख्ती कर दें तो शायद उतने तेजी के साथ इन इलाकों में मामले ना आए, जैसा कि आप बता रहे हैं पानीपत, गुरुग्राम,
पलवल, फरीदाबाद, ये वो इलाके हैं जो दिल्ली से लगभग सटे हुए से हैं, तो ऐसे में इन इलाकों पर खास करके ध्यान रखना होगा। देखिए, दिल्ली जो है, अगर आप टॉप 5 स्टेट्स का नाम लें तो उसमें से दिल्ली उसमें एक नंबर 2 पे या नंबर 3 पे रहा है इन दिनों में। और जितने कई बार तो ऐसी स्थिति आई है कि जितने हरियाणा के टोटल केसेस हैं उतने दिल्ली में एक दिन में बढ़ गए हैं। तो ये बिल्कुल सोचिएगा कि अगर आवाजाही पर अगर कंट्रोल नहीं किया तो बहुत मुश्किल हरियाणा के लिए होने वाला है। अभी तो हम ट्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे थोड़े से मूवमेंट्स खुलेंगे तो दिक्कत होगी। जो चीज़ें पॉसिबल है, संभव है, जैसे मैंने आपको ध्यान दिलाया कि भी अगर जो दिल्ली में जो रहने वाले हैं, आपने एक बार टेस्ट करके जो लोग दिल्ली में जा रहे हैं, आपको पासेस आपके पास मालूम है कितनी सूचना है कितना नहीं है, तो उसी तरीके देखिए उनको वहाँ पे रहने के लिए आप कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करवाइएगा। जो फल और सब्जियां जो आ रही हैं वो दिल्ली में तो पैदा होती नहीं है, दिल्ली अपने उसमें तो अधिकतर सब्जियां तो बाहर से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, बाकी जगह हिमाचल से, जहाँ से भी आ रहे हैं, फ्रूट्स जहाँ से भी आ रहे हैं, तो उनको आजादपुर मंडी में ले जाके और वहां से पुनः वितरित करने के का हरियाणा में इस समय कोई भी कारण नहीं बनता है। इस समय इस तरह के अरेंजमेंट सरकार को करने चाहिए कि वो सीधे सीधे डिस्ट्रिक्टों में पहुंचे, जबकि जब हमारे पास साउदर्न और नॉर्दर्न पेरिफेरल्स हैं तो दिल्ली में जाके किस लिए इस व्यवस्था को दुरुस्त क्यों ना किया जाए। उसी तरीके से अब आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स को, जो कोरोना में लगे हुए डॉक्टर्स हैं, उनको हम उनकी व्यवस्था उन्हीं के हॉस्पिटल्स के नजदीक ही रहने की कर रहे हैं। उनको होटलों में और रेस्टोरेंट्स में भी रोकने की व्यवस्था की जा रही है, स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को हॉस्पिटल में, ताकि वो अपने घर जाके संक्रमित ना करें, पड़ोसियों को संक्रमित ना करें, बच्चों को संक्रमित ना करें। उनको उनके घरों पे भी जाने पे बैन है विद इन दिल्ली, विद इन हरियाणा। तो क्यों ना इसी तरह की व्यवस्था के जो कर्मी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के या बाकी जो एसेंशियल सर्विस के लोग हैं, उन पर भी इस तरह की पाबंदी लगाई जाए कि वो अपने जिले, अपने ही उसमें स्टेट में या अपने जिले में वहीं रहने की व्यवस्था करें, जिलों में आना जाना नहीं करें। आप थोड़ी बहुत इतनी आपने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि वो अगर फंसे हुए थे यहाँ से वहां चले गए, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बार जाने के बाद वो रोजाना का आना जाना, रोजाना का गाड़ियों का करना, उससे क्या होता है कि वो सारा सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान, मैं आता हूं पंकज जी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, MD आयुर्वेदा, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। परमेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं जरा इस बात को लेकर के हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो आवाजाही है, हाल ही में जब हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि आवाजाही अगर ज्यादा हो रही है और खास करके दिल्ली से कुछ लोग आते हैं हरियाणा की तरफ, तो वो संक्रमण ज्यादा फैला रहे हैं। ऐसे इलाके हैं जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ आते हैं वो लोग, और उन इलाकों में काम करते हैं, चाहे वो रहते हैं, तो वो संक्रमित कर रहे हैं बाकी लोगों को। ऐसे में हमें उन गतिविधियों को रुकना चाहिए। तो क्या इसका कोई पुख्ता तौर पर आपको कुछ इसका निर्णायक स्थिति नजर आती है? कुछ ऐसा लगता है कि अगर हम ये कदम उठाएं तो ये गतिविधियां हम रोक सकते हैं? देखिए शुभेंदु, एकदम कंफर्म है कि हम लोग जो है पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, और पेंडेमिक के समय जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं या अपने घरों में रहने के लिए बात की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय जो है हम इतने मजबूत नहीं हुए हैं, हमने इस बीमारी को कंट्रोल में नहीं किया कि हम आवाजाही खोल दें और हम आना जाना शुरू कर दें। ये तो हमारी मजबूरी है। तो उसमें मुझे लगता है कि पब्लिक को ना इस सिचुएशन में आगे आकर के जो है सरकार को आना चाहिए, और वो मतलब एश्योर करे कि कैसे जो है खाने की चीजें पहुंचे, कैसे जो है राशन का सामान पहुंचे, कैसे मेडिसिन पहुंचे, उसको अपने अंडर में रख करके चीजों को पहुंचाना चाहिए। अगर पब्लिक के ऊपर छोड़ा तो मुझे नहीं लगता कि नियंत्रण रह पाएगा, और जो पहली चीज, पहला स्टेप है इस पेंडेमिक से बचने का, उसका वायलेशन जो है वो निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा, नहीं शुरू हो चुका है। और अगर ये इस तरह से हमारा जो हम बोलते हैं कि अभी तक कहीं ना कहीं सौभाग्य है कि हमारा कम्युनिटी स्प्रेड, आज भी हम डाउटफुल हैं कि हम इसको कम्युनिटी स्प्रेड कहें कि ना कहें, लेकिन अगर ये इस तरह से लॉकडाउन में रियायत दी गई तो कम्युनिटी स्प्रेड तो हो जाएगा। अब उसके बाद हम खुशकिस्मत रहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ ये हो रहा है कि 80% लोग जो है इवन विदाउट मेडिसिन जो है वो अपने से कोरोना पॉजिटिव भी आते हैं, फिर नेगेटिव भी हो जाते हैं विदाउट एनी सिम्टम। मोर्टेलिटी हमारे यहाँ कम है, ये हमारी किस्मत। लेकिन हम जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है हम उसका वायलेशन शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब हरियाणा के गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हरियाणा से दिल्ली से हरियाणा की तरफ आने वाले लोगों की वजह से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं,
तो इसके पीछे कोई आधार भी नजर आता है? आंकड़ों के हिसाब से भी कुछ उनके पास डाटा होगा जिसके आधार पर ये बातें कर रहे हैं वो? देखिए, ये तो कंफर्म है शुभेंदु, जहां भी इन्फेक्शन अधिक स्प्रेडेड है, जैसे अभी डॉक्टर पंकज वत्स ने बताया कि हमारे हरियाणा में टोटल केसेज इतने हैं जितना दिल्ली में एक दिन में बढ़ रहे हैं, तो ये तो फॉर श्योर है कि आज दिल्ली से लोग अगर जो है हरियाणा आएंगे तो वो इन्फेक्शन कैरी करके आएंगे। और इस तरह का ये अदृश्य शत्रु है कि हम बता भी नहीं सकते कि हम सामने वाला बंदा जो हमसे अच्छे से बात कर रहा है, हंस के बात कर रहा है, हेल्दी लग रहा है, वो कोरोना संक्रमित है कि नहीं, क्योंकि लक्षण नहीं है। 80% बहुत बड़ा परसेंटेज है, 80% में शुभेंदु कोई लक्षण नहीं है, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कह पाना कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कोरोना संक्रमित है कि नहीं संक्रमित है। तो दिल्ली जो है एक तरह से हॉट स्पॉट है, पूरा अपने आप में दिल्ली हॉट स्पॉट है, जो आसपास पेरीफेरी में जो है वो कोरोना संक्रमण लगभग 100 के आसपास हॉटस्पॉट तो दिल्ली के अंदर बन ही चुके हैं। खैर, हम इस पर वापस आएंगे, लेकिन हमारे संवाददाता राजा पटेल फरीदाबाद से सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, अभी क्या जानकारी मिल रही है दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर को लेकर के जो सील करने की बात है, क्या अभी जानकारी है, क्या तस्वीरें हैं? राजा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन हम इसी बात पर वापस आते हैं डॉक्टर परमेश्वर जी कि 80% लोगों में लक्षण नहीं मिल रहे हैं। हालांकि हम इस बात को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है और हम धीरे धीरे हर एक परेशानी के इलाज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस बारे में अभी तक कुछ साफ हो पाया है कि लक्षण कैसे नहीं पता चल रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिना लक्षणहीन जो केसेस हैं या लोग हैं उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, और उनको जांचने के लिए क्या कोई अभी तक कोई ऐसी इक्विपमेंट है या कोई ऐसा मेजरमेंट है कि हम उसको ये समझ सकें कि हम वो जो है शख्स जो है कोरोना संक्रमित है, लक्षण भी शक नहीं है? देखिए, एक तो जैसे हम सब बार बार बोल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। अगर कोई कोरोना संक्रमित एक परिवार से निकलता है तो हम उसके परिवार प्लस वो कहां कहां कॉन्टैक्ट में आया उन सब की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके भी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन शुभेंदु, प्रैक्टिकली हम भारत के निवासी हैं, 135 करोड़ देशवासी हमारे यहां भारत में हैं, सबको टेस्ट कर पाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। हम पहले भी एक आंकड़े दे चुके हैं कि 1 लाख टेस्टिंग भी रोज हो तो 37 साल लग जाएंगे पूरे देश को टेस्ट करने में, और ये टेस्टिंग केवल एक बार होगी। इससे ये मतलब नहीं है कि एक बार आपको टेस्ट किया और आपका नेगेटिव आ गया तो लाइफ लॉन्ग के लिए आपको नेगेटिव का सर्टिफिकेट मिल गया। मे बी जिस समय आपका सैंपल ले गया उसके 10 मिनट बाद आप पॉजिटिव हो जाते हैं, जब सैंपल ले गया उस समय आप नेगेटिव थे। तो आज मुझे एक चिकित्सक होने के नाते जो सबसे ज्यादा समझ में आती है बात कि कैसे हम इस महामारी से मुकाबला कर सकते हैं, तो उसमें आपको यह मानना पड़ेगा कि आपके सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो परिवार का है चाहे वो बाहर का है, कि वो जो है एक कैरियर है कोरोना का, और आप स्वयं कोरोना के कैरियर हैं या आप कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसी नेगेटिव एक फीलिंग अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव फीलिंग ही आपको बचाएगी। यानी कि डरना बेहतर है। डरना बेहतर है। तो आप अगर इस तरह की फीलिंग डेवलप कर लेते हैं तो आप एहतियात बरतना शुरू करेंगे। अगर आपको पता लग जाए कि सामने वाला कोरोना का पेशेंट हो सकता है, बस केवल ये फील ही आ जाए, तो आप देखिए आप सावधानी बरतना शुरू कर देते हैं, आप दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, आप तुरंत अपना मास्क टाइट करना शुरू कर देते हैं, आप हाथ जरा सा मूव करते हैं, हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं। कहीं ना कहीं फिर आपको आयुर्वेद की बातें याद आती हैं कि मैं लौंग चूस लेता हूं, मैं काली मिर्च चूस लेता हूं, मैं अजवाइन चूस लेता हूं, मैं गरारे कर लेता हूं। जरा सा फील शुभेंदु आ जाए ना कि हम आज एक बाहर अननोन आदमी से मिलके आए हैं जिसमें 1% भी संभावना कोरोना की है, तो आदमी एहतियात बरतने लगता है। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि आपको ये मानना ही है कि सामने वाला जो है वो कोरोना का पेशेंट है और आप खुद भी कोरोना के पेशेंट हैं। तो आप घर में भी मास्क का प्रयोग कीजिए, हाथ धोना, स्वच्छता रखना, मास्क पहनना, फिर आयुर्वेदिक जो काढ़ा बताया गया, जो गर्म पानी बताया गया, उन सबको सबने करना है। तो जान लीजिए कि आप बचे रहेंगे। इवन इफ यू आर ए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, तब भी हमें वो घातक नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर पंकज वत्स का रुख कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे संवाददाता राजा पटेल से भी हमारा संपर्क हो गया है, जरा उनका रुख करें। लेकिन उससे पहले डॉक्टर पंकज वत्स, मैं जरा इस बात को समझ रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि डरना बेहतर है, तो ये आज की स्थिति में ये हमें समझाना होगा लोगों को कि आपको एहतियात बरतना है। आपको ये समझना होगा जब 80% लोगों में लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, बिना लक्षण के वो संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में यही एक बचाव का उपाय है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग हुई मुख्यमंत्रियों के साथ, तो अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की बात की, यथास्थिति को बनाए रखने की बात की।
और जबकि प्रधानमंत्री कह रहे थे कुछ जगह पर रिलैक्सेशन भी दी जाए, क्योंकि उनका आकलन जो है, उन मुख्यमंत्रियों का आकलन यही था कि अगर लॉकडाउन रहेगा तो हमारा प्रदेश बचा रहेगा। इसलिए ये लॉकडाउन की जो स्थिति है वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं तो समाज के लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं है इस चीज के लिए कि जो बेसिक चीज हम कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर करना, शारीरिक दूरियां रखना, इन सारी चीजों पे हम एकदम से तैयार नहीं है। इसलिए उनके प्रांत के लोगों ने भी डरते हुए ये फैसला लेने की बात कर रहे हैं कि इसको लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। लॉकडाउन 21 तारीख तक या 28 तारीख तक, कहीं ने तो इसको जून तक के लिए भी कहा, बढ़ाने के लिए उन्होंने आग्रह किया मुख्य प्रधानमंत्री से, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी समाज पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार नहीं है। अभी ऑलरेडी 35 दिन के आसपास हो गए हैं तो लोग थक भी चुके हैं। तो लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि इस समय संयम बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, और ये जो कोरोना वायरस जो है वो हमारे धैर्य की परीक्षा भी ले रहा है। अगर हम धैर्य बनाए रखेंगे कुछ दिनों के लिए, और भी अगर हम चीज अब कर रहे हैं उसको सख्ती से पालन करेंगे, इन हिदायतों का, अपने ऊपर सख्ती बरतेंगे, अपने परिवार के सख्ती बरतेंगे, अपने गली मोहल्लों पर, गांव में सख्ती बरतेंगे, और सरकारें जो है जिलों में और बॉर्डर्स पे अगर सख्ती बरतेगी तो अवश्य हम इससे निकल कर आएंगे। ठीक है, ये लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ने का समय है। 80% लोगों में जब लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं तो अब ऐसे में जिस घर के अंदर लोग ये सोच रहे होंगे, जो दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, वो भी ये समझना चाह रहे होंगे कि कैसे हमें पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर का कोई शख्स जो घर से बाहर निकल रहा है, एसेंशियल सर्विसेज के लिए जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी कोरोना संक्रमित हो गया हो। 80% लोगों में जब लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर भी लक्षण नजर नहीं आ रहे हो। तो अब ऐसे में घर में रह करके बाकी लोगों को क्या और एहतियात बरतना होगा फिर? देखिए, परमेश्वर अरोड़ा जी ने भी इस तरफ आपका ध्यान दिलाया था। जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस कर्मी हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हैं, या एसेंशियल सर्विसेज को दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको अपने घर में भी ऑलमोस्ट एक ऐसी स्थिति में रहना पड़ेगा कि घर के बाकी लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि उनको भी जब उनका टेस्ट होगा, पॉजिटिव आएगा, तभी पता लगेगा कि कोरोना है उनको। अगर उनका टेस्ट नहीं होता है तो बहुत सारे केसेस में उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कोरोना के कैरियर बन चुके हैं, इसलिए अपने घर में ले जा सकते हैं। इसलिए उनको अधिक सावधानी बरतते हुए अपने घर में भी आकर भी उनको बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेगी। एक किस्म से वो घर के बाकी लोगों से और अपने से डिस्टेंसिंग घर में मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसे डॉक्टर्स को करनी पड़ रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको पालन करना होगा। आप देख रहे हैं जितने केसेस अब जो केसेस आपके पास आ रहे हैं हरियाणा में, उनमें कौन लोग हैं जिनसे हरियाणा में केसेस बढ़े हैं, जो दिल्ली से आए हैं? उसमें पुलिस कर्मी है जो उसके काम में लगा हुआ था, उसमें स्वास्थ्य कर्मी है, उसमें सब्जी का विक्रेता है। तो कौन से लोग हैं? वही लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं और एक दूसरे से संक्रमण लेकर आ रहे हैं। तो जब ऐसे लोग हैं उनको विशेष सावधानी अपने घर और परिवार में विशेष सावधानी रखनी होगी। हमारे संवाददाता राजा पटेल भी और सुबेंदु जी, एक बात मैं आपको मैं पंकज जी आता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास, इस चीज को जरा आगे बढ़ाएंगे। राजा, क्या जानकारी अभी आपके पास, क्या अपडेट है? और जब बॉर्डर सील करने की बात की जा रही है, कितना सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है? बिल्कुल सुबेंद्र, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली बॉर्डर पर है, 10 कदम की दूरी पर यहाँ से दिल्ली स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितनी सख्ती यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एसओचओस हैं, एसीपीज हैं, और साफ तौर पर लोगों को वापस किया जा रहा है। लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आप अगर दिल्ली में एंट्री करते हैं तो उसके बाद आपकी फरीदाबाद में एंट्री नहीं होगी। बाकायदा रजिस्टर है, एंट्री की जा रही है गाड़ियों की। 2 पुलिस ऑफिसर्स गाड़ियों की एंट्री कर रहे हैं, लोगों को समझाकर बुझाकर। जो लोग समझ रहे हैं ठीक है, वरना जो लोग दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहे हैं उनको साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि वापिस आपकी दिल्ली से फरीदाबाद में एंट्री नहीं होगी, आपको दिल्ली में ही रहना होगा। साफ तौर पर जो हरियाणा सरकार यहाँ पर सख्त नजर आ रही है, फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर सख्त नजर आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं, जिन गाड़ियों पर परमिशन है, और परमिशन के आधार पर भी सुबेंद्र, ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन यही कह रही है आपके पास परमिशन तो है, पर दिल्ली के बाद आपकी फरीदाबाद में एंट्री नहीं होगी। यदि आप दिल्ली जाते हैं तो उसके बाद फरीदाबाद में आप एंट्री नहीं कर सकते। लोगों को ये देखिए, आप देखते हैं पुलिस के जवान किस तरीके से यहाँ बाइकर्स को समझा रहे हैं कि यदि आप दिल्ली में जाएंगे तो आपकी फरीदाबाद में एंट्री नहीं होगी। वहां पर एसओ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम एसीपी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, पूरा बॉर्डर यहाँ पर सील कर गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाइए टोल किस तरीके से, पूरी तरीके से टोल को बंद कर दिया गया है, और दिल्ली की तरफ
फरीदाबाद आ रहे हैं उनको वहीं फ्लाईओवर पर, वहीं आगे ही फ्लाईओवर पर रोका जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि आप यदि दिल्ली से फरीदाबाद आते हैं तो फरीदाबाद से आपको दिल्ली में एंट्री नहीं की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये नाका है, परमिशन से जरूरी जो सामान है, हालांकि उनकी यहाँ पर एंट्री है, उनको भी उनकी एंट्री यहाँ पर की जा रही है, चाहे खाद्य सामग्री की बात करें या फिर दूध से जुड़े प्रोडक्ट की बात करें, तो साफ तौर पर यहाँ पर बारीकी से चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर के लोगों को भी ये बताया जा रहा है कि अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं या काम करते हैं तो दिल्ली से यदि आपका लेना देना है, दिल्ली यदि आप आते जाते हैं तो वहां आपकी अब एंट्री बंद कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, वाकई में शुभेंद्र, साफ तौर पर ये देखिए, इन पे परमिशन है, उसके बावजूद भी जो पुलिस के जवान हैं वो यही समझा रहे हैं कि यदि आप दिल्ली में एंट्री करते हैं तो वापस फरीदाबाद आप नहीं आ सकते। आज दिल्ली जरूर जाएंगे पर आपको वापसी में फरीदाबाद आना है तो आप कहीं ना कहीं फरीदाबाद नहीं आ सकते। हमारे साथ एसएचओ मौजूद है। सर, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि जो लोग दिल्ली में एंटर कर रहे हैं उनकी फरीदाबाद में एंट्री पर बैन हो जाएगी? हाँ जी, यही है कि जो ज्यादा कोरोना फैल रहा है ना, वो जो दिल्ली के एम्प्लॉइज हैं उनकी वजह से ज्यादा इधर उधर फैल रहा है। जो भी एनसीआर के एरियाज हैं वो खबरें आई हैं कि जो एम्प्लॉइज जो आते हैं अप डाउन करते हैं ना, उनसे ज्यादा हो रहा है। इसलिए ये हमारे मिनिस्टर्स के और अफसरान के आदेश हैं कि भाई जो इनकी जो एंट्रीज है वो बिल्कुल मिनिमम की जाए, जो बिल्कुल ही जरूरी है या एसेंशियल सर्विस है खाली वही जाएंगी। बाकी एम्प्लॉइज जो है जहाँ उनकी ड्यूटी है वही रहेंगे, वो उनका जो डिपार्टमेंट है वो बंदोबस्त करे। आप लोगों के पास रजिस्टर में आप हमने देखा कि एंट्री कर रहे हैं गाड़ियों की, तो क्या सख्त आदेश है? क्या अब वापसी में जो लोग आएंगे उनकी एंट्री पूरी तरीके से बैन है दिल्ली में? ये हम रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं कि दिल्ली में यहाँ से कितने लोग एंट्री कर रहे हैं, उनका फिर डाटा बनाएंगे और फिर वो आगे रिपोर्ट जाएगी हमारे ऑफिस में। तो शुभेंद्र, आप देख सकते हैं कि पुलिस साफ तौर पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। जिनके पास परमिशन है उनको भी पुलिस यही समझाने की कोशिश कर रही है कि यदि आप दिल्ली जाते हैं तो आप फरीदाबाद वापस नहीं आ सकते। जी शुभेंद्र। बिल्कुल, ये एक अहम जानकारी स्पीच मिल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी दी जा रही है, ये समझाया जा रहा है कि यदि आप दिल्ली में की तरफ एंटर कर रहे हैं, फरीदाबाद से यदि आप निकल रहे हैं तो अब आपको आगे वापस नहीं आने दिया जाएगा। इसको लेकर के आधिकारिक रूप से कोई आदेश अभी तक सामने आया, निर्देश अभी तक दिया गया है कोई, राजा? जी बिल्कुल, देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, पर एसएचओ हैं, जो एसीपी हैं, जो प्रवक्ता हैं सूबे सिंह, उनसे भी बात हुई है। मैं जिस तरीके से सुबह यहाँ पर जाम लग गया था, अभी भी आप देखें यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है फरीदाबाद पर। जो इनके पास गाइडलाइंस है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा शुभेंद्र की, ये रजिस्टर है, आप देखिए यहाँ पर लोग हैं, ये लोगों की गाड़ी की यहाँ पर एंट्री यहाँ पर की जा रही है। मैं अपने कैमरा से बोलूंगा क्लोज करें। चलिए, जो लोग फरीदाबाद से जो एंटर हो रहे हैं, जो दिल्ली जा रहे हैं, तो साफ तौर पर उनकी रजिस्टर में एंट्री यहाँ पर की जा रही है। तो सुबेन देख सकते हैं कि आप कितनी बड़ी सख्ती फरीदाबाद, पूरा एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ऐसे लोगों का जो कि फरीदाबाद दिल्ली की तरफ वो मूव करते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी के लिए। लेकिन दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेकिन ब्रेक के उस पर जरा इस बात को समझेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी जिसका दिल्ली सरकार बार बार जिक्र कर रही है, क्या वाकई में कारगर है? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन अब जो विषय है वो ये कि प्लाज्मा थेरेपी, जब आपने बहुत सुना होगा इस शब्द को, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये क्या है। दिल्ली सरकार बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि प्लाज्मा थेरेपी पर के जरिए हम जो है इस घातक वायरस का तोड़ निकालने जा रहे हैं। तो क्या वाकई में ये सब कुछ होने जा रहा है? मैं एक एक करके जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। मैं डॉक्टर परमेश्वर जी आपसे एक रिएक्शन ले लेता हूं। प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू जब दिल्ली सरकार इस पर ज्यादा फोकस कर रही है, तो क्या वाकई में हम ये समझे कि किसी चीज के आधार पर वो कह रहे हैं या फिर अभी कुछ शोध हैं जो चल रहे हैं? देखिए शुभेंदु, होता ये है कि अगर आपको एक बार कोरोना हो गया तो मेडिकल साइंस ये मान के चलती है, प्रिज्यूम करते हैं कि उस कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है आपके ब्लड में बन चुके हैं। एंड वो अगर पेशेंट जब रिकवर हो जाता है, उसके हम प्लाज्मा को ले लें जिसमें कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, वो हम अगर जो है एक तरह से कोरोना के संक्रमित पेशेंट को चढ़ा दें, तो एक तरह से आपने कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने वाला मटेरियल दूसरी बॉडी में डाल दिया जो पहले संक्रमित पेशेंट की बॉडी में पैदा हुआ, बॉडी के एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, पहली बात तो ये प्राइमरी स्टेज के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है, ये सेकेंड या थर्ड स्टेज के लिए रिकमेंडेड है। और इतने अधिक पेशेंट अभी कोरोना के नहीं ठीक हुए हैं कि, और ना ऐसा माहौल है
कि ये पैथी जो है मुझे लगता है प्लाज्मा थेरेपी की बहुत वास्टली हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ केसेस के लिए यदि प्लाज्मा हमें मिल जाता है, पहली बात तो हमें वॉलंटरली लोग आए और लोग ही कम आएंगे, जो ठीक हुए हैं वो कम आएंगे, क्योंकि अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो संख्या जो संक्रमित हैं उनकी संख्या लाखों में होती है और जो ठीक होके जा रहे हैं उनकी संख्या हजारों में है। अगर ऐसा हुआ कि जिस शख्स के हम प्लेटलेट्स ले रहे हैं या प्लाज्मा हम ले रहे हैं, तो अगर उसमें बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बाद में नेगेटिव आ गई, लेकिन फिर दोबारा से अगर टेस्ट करते हैं तो फिर से पॉजिटिव आ जाती है, कई बार ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसा संक्रमण रह जाता है, शुभेंदु, एंटीबॉडीज जो हैं उनमें मतलब ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि यदि आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी वो इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंटीजन, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। वो एंटीबॉडीज जो है वो हमारा इसी तरह से हमारा वैक्सीन भी काम करता है। तो बेसिकली वो वैक्सीन जो होता है वो हमारी बॉडी में जाकर के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, वो एंटीबॉडीज स्टोर हो जाते हैं। जब कभी भी वही इन्फेक्टेंट हमारी बॉडी में पहुंचता है तो पहले से तैयार एंटीबॉडीज उसको तुरंत अटैक कर देते हैं इनिशियल स्टेज में, और जिससे जो है वो डिजीज नहीं पनपने पाती। तो बेसिकली वैक्सीनेशन भी जो होता है वो इसी एक तरह से वैक्सीन में भी हम जो है उसी माइक्रोब के उस फॉर्म को जो एंटीबॉडी तो बना सके लेकिन डिजीज पैदा ना कर से वो बॉडी में डालते हैं एंड बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। तो मुझे ऐसा लगता है प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत वास्टली यूज थेरेपी तो एटलीस्ट इस समय नहीं सिद्ध होएगी। ठीक है। हम अपने सभी दर्शकों को आयुष मंत्रालय की जो सलाह है, रोजाना गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिएं, और ये क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी हम लगातार अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन वापस जरा अपने विषय पर ही आते हैं। डॉक्टर पंकज वत्स, प्लाज्मा थेरेपी, जरा पहले तो सभी दर्शकों को ये बताइए कि ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या और कैसे ये काम करती है, कितना भरोसा इस पर किया जा सकता है। जैसे कि परमेश्वर जी कह रहे हैं कि शुरुआत की स्टेज में उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सकता है, बाकी स्टेजेस में हो सकता है कि कुछ काम करे, लेकिन पूरे सभी लोगों के लिए काम करे उतना भी ज्यादा मुमकिन नहीं है। आपका क्या इस पर मानना है? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जो है वो एक प्रूवन थेरेपी है। विदेशों में भी और हिंदुस्तान में भी इस पर वर्कअप किया जा चुका है। इवन हरियाणा भी इस बात के लिए तैयार है, उन्होंने भी इसकी परमिशन मांगी हुई है, शायद परमिशन मिल भी गई है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? एक्चुअली क्या है कि जो लोग इसके से संक्रमित हो जाते हैं किसी वायरस से, तो शरीर जो है उनके विरुद्ध एंटीबॉडीज बना लेता है। एंटीबॉडीज बनाने के बाद जब वो स्वस्थ हो जाता है तो कैटेगरीज हैं कि कौन मरीज डोनेट कर सकता है। तो वो उस पेशेंट को ही डोनेशन अलाउ कर रहे हैं हम, जो उसकी 2 टेस्ट जो है वो उसके नेगेटिव आ चुके हों और उसके 14 दिन का पीरियड, उनके बाद भी 14 दिन के बाद ही उसका ब्लड लिया जाएगा। 50 साल की उम्र से ज्यादा ना हो, डायबिटीज आदि ना हो, उसके बाद उसका ब्लड लिया जाता है। ब्लड लेने के बाद उसको फिर अच्छे से टेस्ट किया जाता है कि कोई और बीमारी, HIV या HCG या कोई और तरह की बीमारी तो नहीं है। उन सबके लिए उसका परीक्षण किया जाता है। फिर उसमें से प्लाज्मा लिया जाता है और उस प्लाज्मा को हम देते हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया कि प्लाज्मा दें कैसे? जैसे परमेश्वर जी कह रहे थे कि शुरू में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी तो शुरू में भी हो सकती है, लेकिन हमने जो रिकमेंडेशन है आज की तारीख में, क्योंकि इसके लिए आपको कौन चाहिए? डोनर चाहिए, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर चाहिए। तो इसलिए अभी तक ये तय किया गया है कि क्योंकि हमारे यहाँ इन्फेक्शन टोटल 30,000 केसेस के आसपास तो हमारे टोटल इन्फेक्टेड केसेस ही मान रहे हैं, पॉजिटिव केसेस मान रहे हैं। उसमें से हम ये मान के चल रहे हैं कि अधिकतर ये 50 साल से ऊपर के लोगों को हो रहा है। तो हमारे पास लिमिटेड डोनर्स अवेलेबल हैं जिनका प्लाज्मा थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए ये तय किया गया है कि जो टर्मिनल स्टेज पर पेशेंट होगा, यानी वेंटिलेटर पर जाने वाला पेशेंट होगा, ऐसी ही स्थिति में हम इसका उपयोग करेंगे, अन्यथा इसको उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने भी क्या कहा है कि जो ठीक हो गए मरीज हैं उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि भाई अब आप भुगत चुके इस पर्टिकुलर चीज को, आप ये नहीं चाहते कि दुनिया भुगते इसको, तो आप इसके लिए आए। उनकी लिस्ट बन रही है, उनको उनकी काउंसलिंग की जा रही है ताकि समय आने पर अगर ऐसे पेशेंट जो वेंटिलेटर पर जाने की स्थिति में, टर्मिनल स्टेजेस में, उन पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, एक ये और चर्चा काफी जोरों पर चल रही है डॉक्टर पंकज वत्स के, ये जो कोरोना वायरस है ये हर देश के हिसाब से अलग अलग है और इसकी भारत के अंदर 2 तरीके की कैटेगरी नजर आती है, L और S। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो भी वायरस है वो अपने आप को म्यूटेट करने की कैपेसिटी रखता है।
यानी वो अपने स्ट्रक्चर को अपनी स्थिति के हिसाब से बदल सकता है। तो उसको जिस जिस देश में जैसी जैसी स्थिति मिलती है, एक्चुअली आप ये सोचेगा कि वो युद्ध कर रहा है। अब वो अपने, अगर मान लो उसके सामने उसकी एंटीबॉडीज तैयार हो गई, अभी उसको अपने आप को रेप्लिकेट करना है, तो वो म्यूटेट कर लेता है, अपने कैरेक्टर को बदल लेता है। और कैरेक्टर को बदल के जब दूसरी शेप में आता है तो हम कहते हैं इसका दूसरा वर्जन आ गया या दूसरी स्ट्रिंग आ गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में जो आई हैं, जो इसके कोरोना की जो है, वो एल और एस टाइप में 2 तरह की हम कैटेगरी कर रहे हैं। अभी एक स्टेज ऐसी है, जैसे मान लो सपोज कोरोना वायरस पहले एक व्यक्ति को हुआ, वो उसका जो है उसके बाद वो उस व्यक्ति से आगे हुआ और उससे आगे हुआ और उससे आगे हुआ। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, म्यूटेशन होती रहती है। ठीक है। तो इसलिए जब उनकी देखते हैं तो वैरायटीज डिफरेंट कई बार मिलती है। इसीलिए जब ये चैलेंज बनता है, जब हम वैक्सीन बनाने की बात करते हैं, तो उस समय ये फैक्टर बहुत चैलेंजिंग होता है कि सपोज हम वैक्सीन एक फैक्टर के अगेंस्ट बना लेते हैं, तो दूसरे का क्या होगा और तीसरे का क्या होगा, तभी हमें इसके बारे में प्लान करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर परमेश्वर, ये म्यूटेट करता है, इसके कारण इसकी वैरायटीज आती है। तो यदि किसी शख्स के अंदर एल टाइप का अगर कोरोना होता है तो वो आगे दूसरे लोगों को संक्रमित करता है, तो वो एस टाइप का यानी कि कम खतरनाक हो जाता है या ज्यादा बढ़ जाता है? अभी इसको लेकर भी कुछ शोध के जरिए कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी बहुत निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि इंडिया में जो कोरोना का वेरिएंट है वो कम घातक है। और क्योंकि इसकी वायरस की एक टेंडेंसी होती है कि वो शेप चेंज करता है। अभी हमें 2 वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 2 पे ही रुक जाए बात। हो सकता है कि 10 दिन बाद तीसरा वेरिएंट भी सामने आ जाए। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम कोरोना के अगेंस्ट, कोई भी वायरस के अगेंस्ट कोई दवा बनाने में, वैक्सीन बनाने में, क्योंकि ये जो है म्यूटेशन जो है एक वायरस की नॉर्मल टेंडेंसी, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो इसलिए अभी इस पे बहुत पक्के से कुछ नहीं बोल सकते, और आगे ये भी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कितने वेरिएशन और देखने को मिलेंगे। ठीक है, वेरिएशन और कितने देखने को मिलेंगे और कौन सा वायरस इसमें और ज्यादा प्रभावशाली या घातक हो सकता है। खैर, हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या अभी और जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, उच्चाधिकारियों से जरूर बात हुई है। शुभेंदु, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से फरीदाबाद में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जैसे फरीदाबाद से अगर कोई दिल्ली में एंटर करता है वो वहां से वापस नहीं आ सकता। गुरुग्राम में अभी इतनी सख्ताई नहीं है, जरूर वहां पे बैरिकेटिंग बढ़ा दी गई है, सख्ती से पालन किया जा रहा है, एसेंशियल सर्विसेज को जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी है, सिर्फ उन्हीं को दिल्ली में एंटर करने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो मूवमेंट पास भी जिनके पास है, जिनके पास परमिशन भी हैं, उनको भी वापस कर दिया जा रहा है। जी शुभेंदु। लेकिन मनोज, इसमें एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को क्या दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाने दिया जा रहा है? फरीदाबाद से कुछ ऐसी खबर थी कि वहां पर तो रोका जा रहा है, वहां पर यह कहा जा रहा है कि यदि आप आज फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो वापस आप नहीं आ सकते हैं। देखिए शुभेंदु, एसेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर अभी पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है। जो बहुत जरूरी सामान है, या दिल्ली से गुड़गांव आना हो या गुड़गांव से दिल्ली के लिए जाना हो, तो एसेंशियल सर्विस अभी बदस्तूर जारी है। हालांकि जो लोग परमिशन लेकर दिल्ली जा रहे हैं उनको जरूर रोका जा रहा है। जी शुभेंदु। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए मनोज। तो ये फिलहाल जानकारी स्पीच ये भी मिल रही है कि गुरुग्राम का और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहां से आवाजाही यूं ही रहेगी, एसेंशियल सर्विसेज के लोगों के लिए परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि ज्यादा आवाजाही ना करने दी जाए, इसको लेकर के बैरिकेटिंग्स बढ़ा दी गई हैं। लेकिन मैं जरा जल्दी से एक सवाल और ले लेता हूं डॉक्टर पंकज वत्स, कि आप जब ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन बनाने की तरफ जोर है, कुछ शोध के जरिए, कुछ ऐसी रिसर्च के जरिए जानकारी मिल रही है कि दवा तो तैयार हो गई है लेकिन उत्पादन होना अब शुरू होना रहता है, इस बात में कितना तथ्य है? शुभेंदु जी, मैं इससे पहले जो है ये जो आप डिफरेंट अपने आपके रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं उसके बारे में अपना एक बात कहना चाहूंगा कि जो आवागमन जो है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में जो दिल्ली से आ रहे हैं, अब इनको जैसे हमने पहले एयरपोर्ट्स पर जो व्यवस्था की थी जी, पहले हमने जब शुरू में जब आए थे तो एयरपोर्ट्स पे हमने व्यवस्था की थी कि बाहर से जो लोग आते थे इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे उनकी स्क्रीनिंग की जाती थी और साथ में उनसे डिटेल्स ली जाती थी, उनका फॉर्म भरवाया जाता था, डिटेल्स ली जाती थी और फिर उनको ऑब्जर्वेशन पे भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताकर उन पर ऑब्जर्वेशन रखी जाती थी। ठीक है, यही काम जो है हमें अब अपने बॉर्डर में, जहां बहुत मजबूरी है कि लोगों को, कुछ लोगों को अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो बहुत जरूरी है, तो फिर वहां पर भी आपको ये सिस्टम शुरू करना पड़ेगा
कि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो जो वहां से आ जा रहे हैं, और उनका फॉर्म भरकर उनकी डिटेल्स ली जाए और फिर उनके ऊपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताकर उनका सुपरविजन किया जाए। ये बहुत जरूरी है। इसको शुरुआत जितनी जल्दी की जाएगी उतना अच्छा रहेगा। हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर, सभी बॉर्डर, इसमें सोनीपत कह लीजिएगा, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, एक नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं से आ रहा है। ठीक है, ये तो प्रूव हो चुका है कि कोरोना वॉरियर्स या एसेंशियल सर्विस देने वाले लोगों में ही ये चीजें उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है। जहां तक आपने वैक्सीन के बारे में पूछा है, ये तथ्य ठीक है कि पूना में जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान की, वहां वैक्सीन को तैयार कर लिया गया है, उसके ट्रायल चल रहे हैं और हिंदुस्तान में उसके ट्रायल मई के आरंभ में स्टार्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये सितंबर अक्टूबर तक आने की संभावना है। तो ये लगभग कंफर्म न्यूज है, बशर्ते कि कोई और सिचुएशन चेंज नहीं होती है तो अभी आने के है, लेकिन हमें उसका इंतजार नहीं करना है वैक्सीन का, ये ध्यान रहे। ठीक है, वैक्सीन का इस्तेमाल करना काफी समय लगेगा। 130 करोड़ की लोगों की पॉपुलेशन है, उसके कमर्शियल लॉन्च में भी टाइम लगेगा। इसलिए यानी कि जो लोग ये सोचें कि वैक्सीन तैयार हो रही है या हो चुकी है, वो इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। कुछ सोशल मीडिया पर इस वक्त नए नए तरीके की अफवाहें तैरती हैं, जरा उनको भी शामिल कर लेते हैं अपने कार्यक्रम में। एक परमेश्वर जी, एक अफवाह ये भी चल रही है कि अगर ठंड लग रही है तो ऐसा हो सकता है कि आप कोरोना से संक्रमित हों। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है बहुत ज्यादा। देखिए, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें ठंड लगती है, बुखार चढ़ता है, मलेरिया हो सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको कोरोना, हर चीज कोरोना नहीं हो सकती। तो आपको अगर ठंड लग रही है, आपको बुखार है या कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। हर ठंड लगना जो है वो कोरोना नहीं होगा। ठीक है। अच्छा पंकज जी, मैं जरा आखिरी सवाल इसी तरीके का जो सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा में है, एक फ्रांस की स्टडी है, वो फ्रांस की स्टडी कह रही है कि निकोटिन से अब कोरोना खत्म होगा। इस बात में कितना तथ्य है? नहीं, निकोटीन का और कोरोना का कोई संबंध नहीं है। देखिएगा आप, निकोटीन जो है वो जो वायरस जब आपके पास आएगा और आपके शरीर में प्रभाव करेगा, कांटेक्ट में आएगा, तो उसमें निकोटीन क्या करेगी? आपके निकोटीन का लेवल वैसे भी अगर शरीर में अगर निकोटीन है तो 24 घंटे थोड़ी निकोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। आप निकोटीन किस चीज में लेंगे? आप यूजुअली आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इसमें आपको निकोटीन अगर मिलता है तो वो एक कुछ पर्टिकुलर समय तक ही रहता है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो कुछ समय तक वो निकोटीन आपके शरीर में रहता है। तो ऐसा नहीं है, निकोटीन का कोई विशेष संबंध इसके साथ नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत सारी जानकारी हमारे सभी दर्शकों तक साझा करने के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे हम लॉकडाउन का जो दूसरा फेज है उसके हम नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हमें अपने घर से निकलते वक्त बहुत सारे एहतियात कदम उठाने होंगे और साथ ही अपने आपका, अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।